जब मैं कंप्यूटर साइंस में आ रहा था तो मुझे सिर्फ शौक था, तो सबने मना किया था। इनफैक्ट जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने भी मुझे मना किया कि फील्ड सैचुरेट हो रही है एक्स वाई जेड, बट क्योंकि मेरा शौक था आई हैड टू बी इन देयर। तो एक साहब थे, उन्होंने मुझे अगेन यही बात बोली कि यार सैचुरेशन हो गई है, तुम क्या करोगे इसमें जाकर। अगेन मेरे पास एक ही जवाब था कि भाई मेरा शौक है। तो उनका जवाब बहुत अच्छा था जो मैं हर दफ़ा बताता हूँ लोगों को, कि उन्होंने कहा कि अगर शौक होता है तो इंसान उर्दू अदब में भी अल्लामा इकबाल या मिर्ज़ा गालिब बन जाता है। यूजली कंपनीज़ के लिए क्लाइंट्स टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, हमारे लिए एम्प्लॉयज़ हमारे टॉप ऑफ द लाइन हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं शोएब रहमान, वर्चुसॉफ्ट के फाउंडर, टेक इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, 100 प्लस इंजीनियर्स की ग्लोबल टीम के साथ यूएस और जीसीसी की टॉप ब्लू चिप कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, which makes him a leading founder in the tech space from Pakistan. For AI and for cyber security, we have already lost the race. आपका हर इदारा अंडर अटैक है, आपका सारा डेटा अवेलेबल है पब्लिक। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह का इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। और इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस भी स्पॉटिफाई और पॉकेट कास्ट पर अवेलेबल है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम शोएब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन प्रवास। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो वासिफ। पहला क्वेश्चन है मेरा, वो यही है कि वेयर डिड दिस ऑल स्टार्टेड? आई मीन बीइंग अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वर्चुसॉफ्ट, वो क्या ऐसी पहली चीज़ थी, वो क्या ऐसा पहला पॉइंट था, इंडिकेशन थी कि आपको लगा कि यार ये मेरी स्पेस है, मुझे इसी के अंदर ही काम करना है? स्टोरी थोड़ी लंबी होगी वैसे, लेकिन आई विल ट्राई टू कट इट शॉर्ट। बेसिकली व्हेन आई जॉइंड प्रोफेशनली, मेरी पहली जॉब थी 2010 में। तो इट वाज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस, देन आई मूव टू अनदर रिलेटिवली बिगर सॉफ्टवेयर हाउस। ड्यूरिंग द पीरियड मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से रिजेंटमेंट्स मिले, नेगेटिव कमेंट्स मिले टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स कंट्री, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एटसेट्रा। और एक और स्पेस जो मुझे दिखती थी हमेशा, वो ये कि हमारे पास बहुत कम काम लोकली होता है, हम बहुत ज़्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। मीनवाइल आई completed my मास्टर्स ड्यूरिंग द पीरियड एंड देन आई वेंट टू दुबई। आई गॉट अ चांस देयर, तो थोड़े अरसे मैंने वहाँ काम किया। इन तीनों कंपनीज में आई हैड 5 स्टार्स ऑल द टाइम। फिर उसके बाद आउट ऑफ फन आई डिसाइडेड कि भाई ज़रा इतना कुछ इतने लोगों के लिए कर लिया, अपने लिए भी कुछ करते हैं। तो आई हैड इनफ सेविंग्स विद मी कि मैं अगर पाकिस्तान में होता तो शायद 5 साल में भी नहीं कर पाता। तो मुझे लगा कि 5 साल तो है मेरे पास कि एन्जॉय करूँ मैं अपनी लाइफ को। देन आई केम बैक एंड आई डिसाइडेड कि आई विल डेवलप समथिंग व्हिच आई कॉल अ सिस्टम, जो कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से हम बहुत सारी चेंजेस लेके आ सकते हैं। और स्टार्टेड ऑफ विद ऑफ कोर्स कि हम कैसे आईटी ट्रेड डेफिसिट को अपने श्रिंक कर लें। ट्रेड डेफिसिट है तो आईटी में भी बहुत ज़्यादा है, तो हम कैसे होम ग्रोन सॉल्यूशंस पे काम करें। जब हम होम ग्रोन सॉल्यूशंस पे काम करें तो ऑफ कोर्स हमें फ़ौरन जो चीज़ देखनी होती है वो ह्यूमन कैपिटल देखना होता है कि हमारे ह्यूमन कैपिटल कितना अवेलेबल है, कितना रेडी है टू कम्पीट विद द होल वर्ल्ड। तो ये ऑफ कोर्स एक सेकंड पॉइंट था, जो एक डेरिवेशन थी हमारी, डेराइव थी। एंड थर्डली ऑफ कोर्स हमें लगता था कि जब एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाएगा और एक एक कम्युनिटी से बिल्ड हो जाएगी। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो इट्स ऑलरेडी ए कम्युनिटी। तो उसके थ्रू हम कैसे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी सोशल हार्मनी क्रिएट करेंगे जिसमें ये जो हम देखते हैं सोसाइटीज़ में इतनी परेशानियां हैं और मसाइल हैं, इसको किसी तरह कोशिश करके कम करेंगे। तो अगेन कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, शायद आज भी नहीं है। इट स्टार्टेड ऑफ इन जस्ट एक टेस्ट था, एक वैलिडेशन करना हम चाहते थे, एंड हियर वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। You were in school and there was some coding competition and there that was the first time that clicked you. अच्छा, एज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट अगर आप पूछें कि मैं कैसे बन गया टेक्नोलॉजी, अगेन कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं सोचा था। कि 9th क्लास में था, मेरे पास एक इस इदारे से एक इंस्ट्रक्टर आया, उन्होंने हमें प्रोग्रामिंग सिखाई, पढ़ाई यानी एक आध क्लास ली हमने। तो जब मैंने प्रोग्रामिंग की और उसका आउटपुट आया तो ना मुझे बड़ा मज़ा आया कि आई कोडेड एंड आई गॉट सम आउटपुट, और जो मैं कोड कर रहा था वो आउटपुट आ रहा था।
तो इट वाज़ माय किंगडम, तो मैं जो कर रहा हूँ उसका जवाब देख पा रहा हूँ। तो वहाँ से अगेन उसके बाद 9 के बाद मैं ट्रेक, इंटर, कॉलेज कुछ नहीं सोचा इस दौरान। और बस जब कॉलेज हुआ अच्छे अच्छे अल्लाह हैज़ बीन काइंड, अच्छे ग्रेड्स आए तो आई एंटर्ड कंप्यूटर साइंस एंड देन द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके, सो यू मेंशन कि आपने यूएई में भी काफ़ी टाइम काम किया है। तो क्या डिफरेंस आपने महसूस किया है कि पाकिस्तान के इकोसिस्टम में और यूएई के अंदर आपको एक क्या बुनियादी चीज़ें ऐसी लगीं कि यार जो मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर? टेक्नोलॉजी स्पेस में या ओवरऑल? मैं स्पेसिफिक अगर बात करूँ टेक्नोलॉजी स्पेस में, और अगर आप ओवरऑल भी बताना चाहते हैं तो। देखिए टेक्नोलॉजी स्पेस भी ड्राइव होती है ओवरऑल स्पेस से, राइट? तो ओवरऑल अगर आप बोलें तो एक बहुत ज़बरदस्त इकोसिस्टम है, एक बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस है वहाँ पे, सिक्योरिटी है। तो इससे ड्राइव होती है आपकी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ या टेक्नोलॉजिकल स्पेस जो बनता है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी वाइज़ अगर मैं बोलूँ तो यानी काम के एस्पेक्ट से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगा, पता नहीं मुझे नहीं लगा या मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वैसे ही वो काम करते हैं जैसे हम काम करते हैं। आई वाज़ जावा कंसल्टेंट दैट टाइम इन कराची एंड देयर एज़ वेल। तो काम ऑलमोस्ट सेम था, वर्किंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम था। कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स भी ऑलमोस्ट सेम थी या शायद थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, आपको पुल इन करना होता है, कहीं पुश कहीं पुल। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी-सी देखी। एक चीज़ जो मैंने नोट की और जो लगता है मुझे कि हमारी एज़ पाकिस्तान बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, वो ये कि हम क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे हर तरह की रेस्टलेसनेस है, तो हमारा वर्किंग स्टाइल भी ना बड़ा तेज़ होता है। हम बहुत तेज़ काम करने के आदी हैं, हमारी डेडलाइंस यूजुअली बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। अगेन उसमें हमारा क्लाइंट भी शायद इतना टेक्नोलॉजिकली मैच्योर नहीं है कि वो समझ सके कि भाई सामने वेंडर क्या कह रहा है या टेक्नोलॉजिस्ट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। तो हम हमेशा वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज़, 6 महीने का काम 2 महीने में करके दो। तो वहाँ पे भी हमने फ़ील किया, हमें एक डेडलाइन मिली थी एक बोनस की। तो हमने बोनस के लिए तो हम गुर्दा भी बेच सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने ज़ोर लगाया एंड 7 जनवरी वाज़ आवर डेडलाइन एंड वी मेट इट विद ईज़। हमें लगा, मैं था, मेरे एक लीड थे, ही सेड कि ये तो, जब हम बैठे टेक्निकली, मैं और लीड और 1-2 लोग और, तो हमें लगा ये तो कोई मसला ही नहीं है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो बोनस भी हमने अचीव किया। तो अगेन इकोसिस्टम इज़ वेरी गुड, आवर इकोसिस्टम इज़ लिटिल ब्रोकन, बट अगेन हम लोग इस ब्रोकन सिस्टम में इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि जभी भी हमें इकोसिस्टम मिलता है बाहर या यहाँ मिलेगा इंशाल्लाह जब भी, तो वी विल टेल द वर्ल्ड हू वी आर। कंटिन्यूइंग योर पॉइंट के इकोसिस्टम में कुछ गैप्स हैं पाकिस्तान के, तो वो कौन से ऐसे गैप्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए वहाँ से बैठ के, और आपने सोचा कि यार इस चीज़ को तो मैं फिक्स करूँगा? देखिए गैप्स तो ग्राउंड रूट से टॉप लेवल तक अगर आप बोलेंगे तो मैं शाम तक बोलता रहूँगा, लेकिन जो मुझे लगा, मेरा ख़्याल आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करी और मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। जब मैं कंप्यूटर साइंस में आ रहा था तो मुझे सिर्फ़ शौक था, तो सबने मना किया था। इनफैक्ट जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने भी मुझे मना किया कि फ़ील्ड सैचुरेट हो रही है एक्स, वाई, ज़ेड। बट क्योंकि मेरा शौक था तो आई हैड टू बी इन देयर, क्योंकि मुझे और कुछ पता ही नहीं था करना क्या है और क्या फील्ड है, मैकेनिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, आई हैड नो क्लू। तो एक साहब थे, उन्होंने मुझे अगेन यही बात बोली कि यार सैचुरेशन हो गई है, तुम क्या करोगे इसमें जाके। अगेन मेरे पास एक ही जवाब था कि भाई मेरा शौक है। तो उनका जवाब बहुत अच्छा था जो मैं हर दफ़ा बताता हूँ लोगों को, कि उन्होंने कहा कि अगर शौक होता है तो इंसान उर्दू अदब में भी अल्लामा इकबाल या मिर्ज़ा गालिब बन जाते हैं। तो जैसे इकबाल ने अपनी अदब के थ्रू, शायरी के थ्रू एक थोड़ी-सी डाउन कौम को उठाने की कोशिश की। मुझे लगा मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ उन्हें सॉल्व करूँ। उसमें मेजरली पहले तो मैंने रूट कॉज़ किया कि भाई ठीक है, पाकिस्तान में बेतहाशा इश्यूज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट्स को हम छोड़ देते हैं। पब्लिकली अगर हम देखें तो हम डीलिंग करने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि अरे यार, ये तो बाहर से चमक रहा था, अंदर से तो काला है। तो ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी, झूठ, ये क्यों है? तो उसका जब रूट कॉज़ किया तो मुझे लगा कि ज़ाहिर-सी बात है, जब एक गरीब आदमी, उसके घर में अगर रोटी नहीं होगी खिलाने को अपने बच्चों को, तो वो कैसे सच बोल पाएगा? एक टफ़ डिसीज़न होता है। जब उसको पता है कि मैं लेट हो रहा हूँ और लेट होने पे शायद
मेरे पैसे कट जाएंगे या मेरी नौकरी जा भी सकती है, तो वो झूठ बोलता है कि भाई मेरे एक्सीडेंट हो गया था, फलां हो गया था। तो मुझे लगा कि एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सच की इतनी इजाज़त हो कि ये झूठ ख़त्म हो जाए, राइट? तो इसी तरह फिर जिन लोगों के लिए आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, उसमें असेंबली लाइन पे एक बेचारा 40,000 50,000 का बंदा काम कर रहा है, जो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट दे रहा है जिससे आप प्रॉफ़िट कर रहे हैं। तो असेंबली लाइन का बंदा, उसके घर में कोई बीमार होता है तो शायद उसके पास मेडिकल कार्ड होता है, आप उसको दे देते हैं। उसमें भी एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ऊपर जाता है तो वो ज़मीन पे आ जाता है और आप स्टिल प्रॉफ़िट्स एन्जॉय कर रहे हैं। मुझे लगा ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। इसको शायद इस पूरे सिस्टम को की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। इसको 180 डिग्रीज़ घूमना होगा। अगर प्रॉफ़िट्स हैं तो सबके लिए हैं, अगर किसी की परेशानी है तो सबकी परेशानी है। मेरा वर्कर है वो। So for us, the most important priority is our employees, and we do everything to safeguard them. उसके लिए हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं और यही हमें लगता है कि अगर हम एक इतना बड़ा इदारा बना लें जिसमें इतने लोग हों, जो एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हों, एक दूसरे का ख़्याल कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हों, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों, एंड वी एज अ सिस्टम ऑन टॉप ऑफ इट, हम क्लब कर रहे हैं, तो इससे हम एक हार्मोनियस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें पॉलिटिक्स ना हो, लेग पुलिंग ना हो, स्ट्रेसेस ना हो, एंजॉय करें हर कोई। और दिस इज़ आई थिंक a message to all other organizations, entrepreneurs, नीचे जो हमारे लोग हैं, हमारे जो इदारे में काम करते हैं, उनके लिए सिर्फ वेलफेयर का काम कर लें, उनकी उनको केयर फ्री सिस्टम दे दें, तो ना सिर्फ उनके प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल हो जाएंगे, बल्कि एक ऐसी ऐसी एक माशरा तश्कील पा जाएगा, क्योंकि हम हर वक्त 9 to 6 या 10 to 8 बिजी है ना, हमारे पास तो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम है, और वो सिस्टम हमें ऐसे पीस रहा है कि वो गुस्सा हमारा फिर मोहल्ले में निकल रहा है, गाड़ी चलाने में निकल रहा है, हर जगह नज़र आता है। यहाँ तक कि अब तो मेंटल इलनेस के इतने केसेस हैं। इसको अगर हम फ्लिप कर दें, थोड़ा-सा ठीक है केपीआईज़ भी हों, लेकिन थोड़ा-सा एम्पैथी भी हो, थोड़ा-सा रहम का अंसर हो, तो मेरा ख़्याल मुझे लगता है हम चेंज कर सकते इन वन सिंपल सिंपल लाइन वर्चुअस ऑफ क्या है अगर आपको किसी लेमैन को एक्सप्लेन करना हो? हैं। वर्चुअस सॉफ्ट इज़ अ वैल्यू सिस्टम। इट्स डेवलप्ड टू रीबिल्ड आवर ब्रोकन सोशल फैब्रिक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट कम्युनिटीज़ में झूठ बोला जाता है कि यार इसके बगैर काम नहीं होता, तो हमने कहा नहीं, हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए हमारा काम ना हो, हम नहीं बोलेंगे। और इससे रिलेटेड और भी जो भी यू नो साइड लाइनर्स हैं, इसमें नाम नहीं लेना चाह रहा, हम वो नहीं करेंगे। जो बात जो तरीका सही है, हम वो सही तरीके से करेंगे। इसी तरह एक ज़बरदस्त पैटर्न था हमारी इंडस्ट्री का कि भाई टाइम कमिटमेंट ना हम कभी पूरी नहीं करते थे, और बोला ये जाता था कि टाइम पे चले जाएंगे तो सामने क्लाइंट को लगेगा कि इनके पास काम नहीं है। तो अगेन वी फ्लिप्ड इट, नहीं भाई, टाइम का मतलब है टाइम दिया है तो टाइम से पहले पहुंचेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ वर्चुअसॉफ्ट ने डिफाइन की वो थी कि ऑनेस्टी, टाइम कमिटमेंट, एंड थिर्डली जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूजुअली कंपनीज के लिए क्लाइंट्स टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। हमारे लिए एम्प्लॉयज़ हमारे टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि हमारे लिए हम एक एम्प्लॉय सेंट्रिक इदारा है, जिसमें हम क्लाइंट से शायद लड़ जाएंगे, लड़े भी हैं, लेकिन एम्प्लॉय पे स्ट्रेस या परेशानी नहीं आने देंगे। तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ वैल्यू सिस्टम रादर देन जस्ट अ बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक कि वर्चुअस ऑफ की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब आप मुनफरिद अलग करते हैं दूसरी कंपनीज को जब हम कंपेयर करते हैं, जिसमें कल्चर हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका, एनीथिंग दैट यू डू डिफरेंटली? अच्छा वासिफ, आपने जो सवाल किए ना और जो उसमें आपने ऑप्शंस दिए, मेरा ख्याल वो सारे रिलेटेड हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डोंट हैव अ वेरी गुड कल्चर, यू हैव अ पोल्यूटेड माइंडसेट। So with a polluted mindset, you can not utilize your skills to the fullest, right? तो इट्स रिलेटेड। यस, वर्च्यू सॉफ्ट इज ऑल अबाउट कल्चर। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि यस, द वे विद विच वी हैव सर्व्ड आवर क्लाइंट्स, हमें भी कभी कभार यकीन नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, हमने बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान उसको सर्व किया हुआ है, और उनका एक ऐसा पेन एरिया को सॉल्व किया हुआ है जो शायद नहीं हो पा रहा था। हमने कुछ और इदारों में
टेक्नोलॉजी की कॉस्ट्स को इतना कम किया है जो कि अदरवाइज या दूसरे वेंडर्स या टीम्स के साथ पॉसिबल नहीं था, और उन्हें लगता था कि ये ऐसे ही होना है। लेकिन क्योंकि हमारा एक बहुत ओपन कल्चर है, इसका मतलब है कि यू आर फ्री टू डू योर रिसर्च एट वट एवर लेवल यू वांट। करता कोई नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल हमने ये मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ। तो आई डोंट नो कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिधर टॉप से फाउंडर भी टेक्नोलॉजिस्ट हो और यू नो वहाँ से चीज़ें ड्राइव हो रही हैं। तो ज़िंदगी में मैंने हमेशा जब भी काम किया तो एक ऐसी अप्रोच पे काम किया जो कामयाब, यानी इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो उसी को आई ट्राई टू ट्रिकल डाउन। तो जब वर्चुअस ऑफ शुरू में बिल्ड हो रही थी तो 2-3-4 लोग थे, तो उनके साथ बैठ के काम किया जाता था, यानी मैं उनके साथ काम करता हूँ। उनको हमेशा यही सिखाया गया कि टेक्नोलॉजी को पहले तो जितना डीप जाके समझ सकते हैं, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, कि भाई इतना हम टाइम देते हैं कि आप रिसर्च करें जितनी आपको डेप्थ में जाना है, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो इसका ऑफशूट क्या है कि हमारा एक-एक टेक्नोलॉजिस्ट, यानी एक-एक रिसोर्स 5-5 6-6 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ कर रहा होगा। क्योंकि आप जब टेक्नोलॉजी के को डीप डाइव करते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना वो सब कन्वर्ज कर रही होते हैं। ऑल्दो अब तो बहुत सारी लेवल्स पे कन्वर्ज कर रही हैं टेक्नोलॉजीज़। तो येस, एक ओपन कल्चर है, एक ओपन एनवायरनमेंट है जिसमें आज भी जब प्रोजेक्ट्स में कोई नीड होती है तो आई एज़ सीईओ मैं इन्वॉल्व्ड होता हूँ। रात भी लगती है, अगला दिन भी लग जाता है। वी ट्राई टू सर्व आवर क्लाइंट्स। अगर हम उसको अगेन फाइनेंस में मैप करें तो शायद हमारी सर्विसेज बहुत ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी टीम इस तरह की। तो हमने कभी भी अगेन फाइनेंस को नहीं देखा। ऑफ कोर्स एक लेवल तो चाहिए ताकि हमारा ये सिस्टम चलता रहे। लेकिन येस, आज भी वो कल्चर ताकि बिल्ड हो कि भाई सवाल के बजाय आप बैठ के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको सिखाएं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना है, ताकि वो फिर अगले वालों को सिखाएं और अगले उनसे अगलों को, और एक अगेन एक कल्चर ऑफ हार्मनी बिल्ड हो, रादर देन कि यार आपने काम क्यों नहीं किया, ये कैसा है। तो इससे आपका फिर ज़हन खुलता भी है, एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एंड दिस इज़ ऑल डन ताकि एक-एक बंदा एहसान के लेवल पे काम कर सके, एक्सीलेंस के लेवल पे काम कर सके, ताकि ना वो ऐसा ना हो कि बस काम तो हो गया, पता नहीं है, या इसको इम्प्रूव कर सकता था, या मैं इसकी कॉस्ट कम कर सकता था, या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस कर सकता था। वो सारा मौका हम देते हैं। ओके, सो आपने कस्टमर सर्विस की बात की, आपने एहसान के कॉन्सेप्ट की बात की। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि एक सिचुएशन होती है कि जब आप कस्टमर्स को अपना प्रपोज़ल या प्रोजेक्ट रोड मैप देते हैं और वो उसको या तो समझ नहीं आता है या तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। उस सिचुएशन में व्हाट इज़ योर एक्शन प्लान? आप क्या ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे या तो उसका ट्रस्ट आप दोबारा गेन करने में कामयाब हो जाएँ, या फिर अगर वो किसी और से भी करवाना चाह रहा है, तो आप उसको एक मतलब क्या करते हैं? व्हाट इज़ योर गो टू प्लान? अच्छा, सबसे पहले तो हम सब्र कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मज़े की बात है वासिफ़ कि हमने कभी भी क्लाइंट को प्रपोज़ल विद ऑल माय हार्ट आई एम टेलिंग यू दिस इसलिए नहीं दिया कि काम हमें मिल जाए। आप बोलेंगे बड़े इडियट हो। बहरहाल हमने हमेशा इसलिए दिया है ताकि हम उसको ये समझा सकें कि तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है, और 1, 2, 3, और उसमें तुम्हारी आज की सिचुएशन देख के हमें क्या लगता है हम क्या बेस्ट दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट के पास हम गए, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान, और उन्होंने हमसे कहा कि हमें ये काम करना है। हम मीटिंग में गए तो उनका भी सारे हेड्स बैठे हुए थे, एंड आई डिक्लाइन द आइडिया कि हम ये नहीं करेंगे। हमने कहा कि बजाय ये कि आप इतना बड़ा स्कोप को स्टार्ट करें, आपके पास आज कुछ नहीं है। आज आप इतना बड़ा स्कोप स्टार्ट करेंगे तो ना आपसे टेक्नोलॉजी संभलेगी, ना आपसे प्रोसेसेस संभलेंगे, ना आपसे लोग संभलेंगे, और आप फेल करेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी इंडस्ट्री कर रही है। तो हमने उनको कहा कि स्ट्रैटेजी हमारी तरफ से ये लगती है हमें कि आप कोई छोटा-सा पेन एरिया उठाएँ, उसको इम्प्लीमेंट करें, उससे वैल्यू दें बिज़नेस को इन्वॉल्व करें, और फिर उसको बढ़ाते चले जाएँ। ये आइडिया हमने बिग डेटा टेक्नोलॉजी जब आई थी, तो हमने बिग डेटा के डोमेन में शुरू किया था। तो जब ये बिग डेटा की टेक्नोलॉजी आई थी, तो वेरियस बैंक्स को और
कुछ कंपनीज़ को हमने कहा था कि यार आज से छोटे-छोटे स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। एक छोटी-सी अपने पास एक छोटी-सी लैब क्रिएट कर लें 3-4 लोगों की, वो R&D करेंगे, ट्राई आउट थिंग्स। नहीं हुआ। फिर क्या हुआ जी, बड़े-बड़े टूल्स लगाए गए और अब सुनने में आ रहा है कि वो निकाले जा रहे हैं। तो इतना कैपिटल जो शायद कहीं और बेहतर यूटिलाइज़ होता था हम। सो कमिंग टू योर पॉइंट अगेन, हमने हमेशा चाहा कि जो हमारे साथ है उसका भी मसला सॉल्व हो जाए, जो हमारे ऊपर है उसका भी मसला सॉल्व हो जाए, जो हमारा क्लाइंट है उसका भी मसला सॉल्व हो जाए, जो हमारे नीचे है उसका भी मसला सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रिजेक्शन आती है तो हमें तो पता है कि हम शुरू ही करते हैं कि यार ठीक है, हम तो बात ही ऐसी करते हैं कि रिजेक्ट होनी है। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। और जब हो जाती है तो फिर एंड में हम सब्र करते हैं, अगला प्रपोज़ल लिख लेते हैं। ओके। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और आपसे ये समझनी थी कि आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं, कलेक्टिव ग्रोथ का। और ये कलेक्टिव ग्रोथ जो है ये जुड़ी हुई है आपके एम्प्लॉय या आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड भी। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहेंगे, व्हाट इज़ दैट फ्रेमवर्क दैट यू हैव इन योर माइंड कि यार मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और सक्सेसफुली कर रहा हूँ, या उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी करनी है? हम बहुत सारी चीज़ें आपने सवाल में पूछ ली हैं। एक तो कलेक्टिव ग्रोथ को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरे ज़हन में क्या है। देखिए, एक चीज़ है, आजकल जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, हम लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शोभू रहमान साहब दुबई में हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त तनख्वाह है, तो उनके बच्चे भी एन्जॉय कर लेंगे। उनके यहाँ पे जो माँ-बाप हैं उनको भी एक आध नौकरानी मिल जाएगी, क्योंकि शोएब साहब के पास काफ़ी पैसा है। गाड़ी-शाड़ी भी अच्छी होगी, स्कूल्स भी अच्छे हो जाएँगे। और शोएब साहब वेट कर रहे होंगे कि किस दिन या तो गॉड फ़ॉरबिड उनका एक्सीडेंट हो जाए, वो बिस्तर पे आ जाएँ, या फिर कंपनी के हालात ख़राब हो जाएँ और वो यू नो उनकी जॉब चली जाए। जब ऐसा होगा, खुदा ना ख़ास्ता जिसके साथ भी हुआ, तो फिर उसका कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने मसाइल में इतना फँसा हुआ है कि फिर कोई किसी के लिए बराबर में भी नहीं देख पा रहा लेफ्ट राइट के हो क्या रहा है। तो ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस का कॉन्सेप्ट है। जब एक बंदा जो कि बड़ा हाई प्रोफ़ाइल चल रहा होता है सोसाइटी में, वो भी नहीं सोचता। उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, तो कोई उसके लिए नहीं सोचता, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअली ब्रिलियंट सिस्टम में घूम रहे हैं और अपने आप को इनफरादी तौर पे ज़बरदस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो हम जो रोटी खाते हैं, वो पता नहीं कौन उगाता है गंदम, आपको पता है? कौन काटता है उसको, कौन पीसता है, लेकिन मुझे रोटी मिल जाती है। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को सोचूँ, तो मैं एक सेशन में गया था, मैंने कहा कि भाई अगर सब बिलियनियर्स हो जाएँ, सब बिलियनियर्स हो जाएँ, आप अज़्यूम कर लें हम सब बिलियनियर्स हैं और कोई गंदम उगाने वाला नहीं है, तो क्या हम क्या खाएँगे? पत्थर खा लेंगे या नोट खाएँगे? इसका मतलब है कि ये सिस्टम डिज़ाइन्ड ही ना कलेक्टिव एक्सीलेंस के लिए, कि अगर कोई गंदम उगा रहा है, तो सिस्टम उसको भी ना एक्सीलेंट करे। उसके लिए एक ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई जाएँ, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन हो जाएगा हमारे मुल्क में। तो वो उसमें बेहतरीन महसूस करें। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उसमें बेहतरीन महसूस करे। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जो वर्चुअसॉफ्ट से हम बिल्ड करना चाह रहे हैं कि इफ आई एम द फाउंडर एंड आई एम हैविंग गुड प्रॉफिट्स, इसका मतलब है कि आई कैन नॉट टेक ऑल द प्रॉफिट। तो जो एक्चुअली काम कर रहा है बंदा, जैसे मैंने पहले कहा था, उसको भी प्रॉफिट सर्व होना चाहिए, और ऐसा हम कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ रिसोर्सेज टैग्ड हैं, उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ एक अरसे बाद हमें जब उन पे कॉन्फिडेंस होता है, ज़ाहिर है एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो हम उसके बाद उनको अब प्रॉफिट का शेयर देते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट होता है। यानी माई सेल्फ एज़ अ डायरेक्टर, जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस ऑल माई एम्प्लॉइज़, क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई यहाँ पे एक लेवल ऑफ सैक्रिफाइस तो कर रहा है। शायद उनको कहीं और एक ज़बरदस्त जॉब मिल सकती है, हाई पे होगी, वो यहाँ रह रहा है, इस सिस्टम को समझ रहा है, तो उसकी एक ऑफ कोर्स एक सैक्रिफाइस भी है। तो ही डिज़र्व्स इट, और ही और शी डिज़र्व्स इट। तो वो प्रॉफिट हम शेयर करते हैं, क्योंकि अगेन अगर टॉप से प्रॉफिट ऊपर जाता रहेगा, तो अगेन वो जो क्लास सिस्टम है वो तो बढ़ता ही चला जाएगा, गरीब नीचे जाता जाएगा, अमीर ऊपर जाता जाएगा, और उससे अगेन वो चीज़ नहीं बिल्ड हो पाएगी जो मेरे जहन में है। एटलीस्ट 3-4 इयर्स बैक मुझे, जब मेरे बहुत कम लोग थे, मेरे ख्याल 6-8 लोग थे, तो आई डिसाइडेड कि जो मेरे लोग हैं ना, जो हमारे पास लोग हैं, हम उनके लिए वेलफेयर सब स्टेट का काम करेंगे। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है,
कोई मेडिकल नीड आ जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई एजुकेशन का मसला है। इसके अलावा अगर उनको कोई ऐसी नीड है फॉर एग्जांपल जिसमें उनको कैश चाहिए, तो हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी ऑफ़र करते हैं। दिस वे वी टेक ऑल देयर प्रॉब्लम्स टू अस, एंड ऑफ कोर्स वी आर अ बिग सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उनको सॉल्व करते हैं। एंड अगेन हम ये प्ली करते हैं कि अगर ये सिस्टम, अगर हर इदारा, एक मुल्क इदारों का कंपोजिशन होता है, राइट? अगर सारे इदारे ही ऐसे सोच लेंगे, तो ये तो मुल्क खुद ब खुद एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। हमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ रिलेवेंट हो जाएगी। हमें बस अपने लोगों का ख़्याल करना है। तो येस, शुरू में तो बहुत मुश्किल था। हम खुद भी वैलिडेट कर रहे थे, क्या ये सिस्टम चलेगा भी? और जो हमारे आस-पास भी लोग थे, वो कहते थे, जब हमारी बातें सुनते थे 2, 4, 5 साल पहले, कहते थे, "यार, ये बातें तो अच्छी हैं, लेकिन ना कुछ सक्सेस चाहिए ताकि लोगों को प्रूफ तो कर सकें कि इट हैज़ सम मीट।" अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे पास वो छोटा-सा एक प्रूफ भी है कि ये सिस्टम वैलिडेट भी हो गया है, और अब हम इसको आगे मज़ीद मज़बूत कर रहे हैं। जो भी हम सोशली कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, वो हमने प्लान किया हुआ है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर इक्विटीज़ भी देती हैं और स्टॉक ऑप्शंस भी देती हैं। आई मीन इज़ दिस द सेम थिंग या ये कुछ डिफरेंट है? अच्छा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ही तफ़रीह में गुज़री, यानी बग़ैर सोचे-समझे गुज़री है, तो मैंने जैसे बताया, मैं मुँह उठा के सीएस में आ गया, मुँह उठा के कंपनी बना ली लिटरली। तो मुझे नहीं पता ये इक्विटी की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, और ये स्टॉक ऑप्शंस की कैलकुलेशंस होती हैं, और ये किस बेस पे फ्यूचर के ये लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर मी, एट लीस्ट फॉर मी, अ, इट हैज़ नो वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, अभी प्रॉब्लम जो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि यार प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि आज मेरे पास 5 क्लाइंट्स हैं, 10 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई एम हैविंग सम मार्जिन्स, 30% 40% मेरे पास मार्जिन्स हैं। तो मेरे पास 20 लोगों की टीम है। तो अभी 20 लोगों की टीम ये परेशान है कि ये सारा मार्जिन खुद खा रहे हैं, ठीक है? और अगर मेरे पास 20 में से 5 प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं, फिर अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उनको कैरी करूँ, अगर मैं कैरी करता हूँ तो उनके लिए फंड्स कहाँ से आएँगे? अगर मैं उनको फायर करता हूँ, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये बैलेंस बहुत सोचने के बाद मुझे हुआ कि यार ये तो चल ही नहीं सकता, कि प्रॉफ़िट आए तो मेरा, एंड बाय द वे वर्चूसॉफ्ट हैज़ ज़ीरो फायरिंग पॉलिसी। 2 रीज़न है इसकी वजह से हम फायर कर देते हैं। एक बता देता हूँ कि अगर कोई झूठ पकड़ा जाए तो हम उसको फायर कर देते हैं। दूसरा मेरा ख़्याल ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा हमने कभी ज़िंदगी में किसी को फायर नहीं किया। तो अब इतना बड़ा क्लेम करना कि हम फायर नहीं करेंगे, तो ये चलेगा कैसे? तो इसमें लगा ये कि ऑफ़ कोर्स हर किसी एम्प्लॉइज़ के हम वो लें, पहले तो उनके हालात लेते हैं कि यार कि क्या चल रहा है घर में, क्या बजट है, कितनी इनकम है, उसके हिसाब से हम सैलरीज देते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो स्टूडेंट है, वो फ्रेशर है, वो 5 साल है, 4 साल है, हम इससे थोड़ा सा वो नहीं करते। तो ये एक बिल्कुल होता है ना, मार्केट में सैलरी तो ये 50,000 है फ्रेशर की, हम उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। भाई जो ज़रूरत है, ऑनेस्टली हमें पता लग जाए, हम उसको कोशिश करते हैं किसी दिस वे और दैट वे उसको फुलफिल करें। दूसरा जो प्रॉफिट है, वो एग्जैक्ट प्रॉफिट है कि भाई आज की तारीफ में इस मंथ एंड पे मुझे कितना प्रॉफिट मिला है, वो बढ़ जाएगा बस। इसमें उनको ये सेफ़गार्ड होता है कि भाई ठीक है, हमारी सैलरीज़ थोड़ी कम है, क्योंकि सीईओ साहब की सैलरी भी बहुत कम है। क्योंकि सीईओ साहब को पता है कि यार बड़ी सैलरीज़ को ना मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो छोटी सैलरी रख के प्रॉफ़िट्स को बढ़ा-बढ़ा के प्रॉफ़िट डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, यहाँ तक कि जब प्रॉफ़िट है तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जब नहीं है तो हम बैठे रहें। तो उस दिन आपको भी नहीं जाना चाहिए, हम भी आपको वो पर्क नहीं देंगे, तो आप भी हम पे ट्रस्ट करें एज़ एम्प्लॉयी। तो इस सिस्टम में इसको अगेन फ्लिप कर रहे हैं हम कि भाई एक फ़िक्स सैलरी होगी, वो हमेशा होगी, नहीं होगी तो फायर हो जाओगे, हमें ये ख़त्म करना है। क्योंकि एक फायरिंग का मतलब है, अगर एक बंदा जो आजकल हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली ये रुझान बढ़ गया है, तो एक बंदा जो 45 साल का है, सी लेवल पे है या मैनेजमेंट लेवल पे, अगर वो उसकी जॉब जाती है तो उसको दूसरी जॉब तो नहीं मिल रही यहाँ पे। तो उसके बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वैन है, बिजली के बिल हैं, ये कौन सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम? आपने तो फायर कर दिया, 1 महीने की सैलरी दे दी उसको। वो क्या बनेगा? वो तो लड़ेगा मोहल्ले में, वो अपने घर में लड़ेगा। घर में लड़ेगा, बच्चे देखेंगे, अच्छा लड़ना है, वो अग्रेसिव बच्चे निकलेंगे, क्रिटिकल थिंकर के बजाय वो जंगजू लोग किस्म के टाइप के लोग बनेंगे, जो हो रहा है हर तरफ लड़ाई झगड़ा, शॉर्टकट्स। तो अगेन, तो ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि ठीक है, आप इतना हमें बता दें आपका बजट क्या है। हमें लगेगा बहुत ज़्यादा, तो हम कहेंगे भाई इसको थोड़ा कम करें और एक ऐसे बजट पे आ जाएँ, और उसके ऊपर हम आपको कोशिश करेंगे कि जब आपको कोई नीड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अचानक बिजली का बिल बहुत आ गया है, तो हमसे लोन ले लें, ताकि हमें पता है ना आज हम दे सकते हैं।
कल हम नहीं दे सकेंगे तो हम सैलरी जो हमने आपकी ऊपर कर दी है, अगर वो हम नहीं दे सके तो हम फिर फायर करेंगे। ये हम चाहते नहीं। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम ये चाहते हैं कि सैलरी फिनिश हो जाए और देन इन देयर की बेसिस पे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब है तब है, तो कभी ऐसा होगा जैसे होता है एक एज़ अ बिज़नेस ओनर हम क्यों ये परेशानी लें भई कि हमने मैनेज करना है इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेके। आप सब करें ना, जब हमारे पास है तो हमें भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, जब हमारा नहीं है तो हम सब सब्र करेंगे, क्योंकि हम भी कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लाना चाहते हैं जो कि थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता हम इंशाल्लाह लेके आएँगे। अच्छा, आपकी थ्रू आउट द जर्नी तकरीबन आई गेस 14 इयर्स, यस ज़्यादा हो गए, 18 साल तकरीबन। 18 इयर्स सॉरी। तो इस 18 साल की जर्नी में वो कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आपको ऐसा लगा, जहाँ पे आपको डाउट क्रिएट हुआ कि यार अब इसको बंद करता हूँ मैं वर्चेसॉफ्ट को और मैं कुछ और शुरू कर लेता हूँ? अच्छा नहीं, वर्चुअसॉफ्ट की जर्नी को लेट मी करेक्ट मैं ओवरऑल अपनी टेक्नोलॉजी जर्नी समझा था। लेट वर्चुअसॉफ्ट की जर्नी को तो सिर्फ़ अभी अ, नवां साल है गालिबन शुरू हुआ है। ऑफ़ कोर्स आई स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम माय ओन सेल्फ। मेरे पास ही कुछ सेविंग्स थी, मैं ही टेक्नोलॉजिस्ट था। हर चीज़ इट वाज़ माय सेल्फ। तो जब ऐसे मोमेंट ज़रूर आए, जब मुझे लगा कि आई एम आउट ऑफ कैश नाउ। अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड 2 किड्स एट दैट टाइम, तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो थी। बाय द वे जब मैं दुबई से आ रहा था, उससे भी पीछे जब मैं सीएस में जा रहा था, तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी सिवाय मेरे वालिद के। और जब मैं दुबई से आ रहा था, तो अगेन सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी सिवाय मेरे वालिद के। तो उन्होंने ही कहा था कि शोएब बस अल्लाह मालिक है, आओ देखा जाएगा। मैं इतना बड़ा दिल हो गया था मेरा, मुझे कौन जो है वो थका सकता था। उस रात फिर हम बैठे, बहुत रिजेक्शंस थी, जो कॉन्सेप्ट मैं बेचना चाह रहा था ना कि भाई जब तक होम ग्रोन काम नहीं होगा, हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना नहीं सीखेंगे, हम इसको सिक्योर कैसे करेंगे? हमारे लड़के को कैसे आएगा, इंजीनियर बन रहा है, उसे कैसे पता है कि यार एक बड़ा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? उसे पता ही नहीं है। तो ये इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बड़े-बड़े इदारे क्यों हैं? अगर हमने ये बड़े-बड़े कंपनीज़ को ही सर्टिफ़िकेशन करके आगे बढ़ना है, तो उनके सर्टिफ़िकेशन के इदारे होने चाहिए, फिर ये यूनिवर्सिटीज़ बंद करें। तो मेरा हमेशा से रोना ये था कि भई ज़ीरो से बनाते हैं, सीखते हैं, उसकी सिक्योरिटी सीखते हैं, उसकी आर्किटेक्चर को सीखते हैं और एक बड़ा ज़हन लेके दुनिया में एंटर होते हैं। तो बहुत रिजेक्शन है। उस दिन मैं किसी बैंक से आया था आई गेस। मैं कहीं से आया था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन था, तो आई वाज़ डिस्कसिंग विद माय फादर। तो उन्होंने कहा, "शोएब यार काफ़ी कोशिश कर ली, अब मेरा ख़्याल ना लोग नहीं समझ पा रहे और ज़ाहिर है मेरा मिज़ाज भी कुछ शायद ऐसा हो गया था कि घर वाले समझ गए थे कि ये ही इज़ नॉट कंफर्टेबल।" तो मुझे पता लगा कि यार ऐसे हो रहा है, तो ज़ाहिर है, तो आए रात को मैंने फिर सीवी दोबारा अपनी दुबई की कंपनी में भेज दी। अब बहस चल रही थी सैलरी पे। तो सुबह मैं आया हूँ ऑफ़िस, तो मुझे एक प्रोजेक्ट आना था, वो मुझे मिल गया। तो मेरा ख़्याल 2 साल और गुज़र जाने थे उस प्रोजेक्ट से, क्योंकि ज़ाहिर है आई कर्टेल्ड माय ऑल द एक्सपेंसिव बिग टाइम। तो बस वो एक हो गया। उससे पहले भी एक सिचुएशन आई थी जब मेरे वालिदैन गए हुए थे यूएस, तो अगेन सिचुएशन थोड़ी-सी आउट थी, तो हम आई डिसाइडेड विद माय फैमिली कि हम चलते हैं पाकिस्तान टूर पे, एंड व्हेन आई विल कम बैक आई विल फ्लाई बैक टू दुबई। उस वक़्त शायद कैश आउट नहीं हुआ था, लेकिन तो हम वहाँ गए, तो रास्ते में एक हमें एक टेस्ट मिला यूएस की कंपनी से, वो टेस्ट किया जल्दी-जल्दी वहाँ पहुँच के लाहौर। और वो और एक 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 नेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, कोई कोई कंसल्टेंसी की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, वो भी आ गई साथ-साथ। जब वो आई तो वो यूएस की चीज़ शुरू हो गई, यहाँ से वो कंसल्टेंसी शुरू हो गई। तो उस कंसल्टेंसी में भी मज़ेदार काम हुआ। अ, एक कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी की रिपोर्टिंग और हो रही थी, ऑडिट हो रहा था। तो वो डेटा इतना बड़ा था कि उनसे संभल नहीं रहा था, तो वो हमारे झोली में आ गिरा और उसके अंदर भी हमने तकरीबन कोई 100 अरब की चोरी अपने हाथ से मैंने पकड़ी। जब मैं टूर पे जा रहा था, तो टाइम था कि यार आई विल फ्लाई बैक। अगेन ये मिल गया, तो यू सी नेचर केप्ट मी बिज़ी। क्योंकि मेरा जो मकसद था वो हमेशा से, मैंने जैसे बताया, कि बहुत बड़ा था कि पूरे पाकिस्तान को इन ऑर्डर करके और फिर सारी दुनिया में इंशाल्लाह अपना आप को मनवाना। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, लाख बुराइयां सही, लेकिन पाकिस्तान जैसी अजीम कौम नहीं होगी। इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वर्चेसॉफ्ट के अभी करंट क्लाइंट्स किन-किन कंट्रीज़ में हैं?
और वो कितने टाइम से आपके पास रिटेन है और उसकी क्या वजह है आपकी रिटेंशन की? वर्चुअसॉफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह 5 कॉन्टिनेंट्स में अब स्प्रेड कर चुकी है। बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, वी आर वर्किंग इन यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, वी आर वर्किंग इन मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया एज़ वेल, वी वर्क्ड इन अफ्रीका एज़ वेल। तो अ, कुछ जगहों पे हम डायरेक्टली इन्वॉल्वड हैं, कुछ जगहों पे हम थ्रू पार्टनरशिप इन्वॉल्वड हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूएस की बात करूँ तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ, आज हम कोई 7-8 थ्रेड्स उनके देख रहे हैं। फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स वो पार्टनर हैं हमारे, लेकिन उनके सामने जो क्लाइंट हैं वो कोई मेरा ख़्याल 15 साल से उनके साथ ही हैं। तो उन्होंने एक टूल किया, उस टूल को बाय द वे मैंने ऑप्टिमाइज़ किया था। जब वो टूल 64 जीबी रैम पे चल रहा था और वो कह रहे थे, मेरा क्लाइंट कह रहे थे कि यार मैं 128 जीबी पे लेके जा रहा हूँ, ये चलता नहीं। तो आई सेड नहीं भाई, ये आप 8 जीबी पे ले आएँ, आई विल फिक्स इट। आई फिक्स्ड इट। उसी फ्रीलांसिंग स्पेस से वो आज तक हमारे क्लाइंट हैं और हम कोई 15-20 प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर चुके हैं। ऑफ कोर्स वो फ्रांस में फ्रंट करते हैं, तो आई कैन नॉट टेक द नेम। और आज भी फ्रांस में 2 कंपनीज़ ऐसी हैं कि अगर उसमें से हमारा टूल निकाल दिया जाए तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसी तरह मैं कहूँगा रिपीट कस्टमर इज़ 100%। अ, हम लोकल एक क्लाइंट पे गए, बैंक्स में गए, हमने ट्रेनिंग कराई, हमें प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया। हम एक और जगह गए, एक प्रोजेक्ट किया, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया, तीसरे यूजुअली हम ओपन सोर्स पे काम कर रहे थे। यहाँ तक कि हमें लोकल क्लाइंट्स ने लाइसेंस बड़े-बड़े टूल्स के लिए हमसे कंसल्टेंसी ली। तो राइट, फिर अभी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिजिटल सुपर ऐप बनी है, वो हमारे पास ऐसे आई है जैसे कोई एक्सीडेंट हो। वो कहीं 8 महीने कहीं बन रही थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे एंड वी वर ऑलवेज़ वरीड कि यार हम ये शायद नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जिस पेस से स्टार्टअप्स करते हैं ना, हम वो पेस भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि उससे भी हमारे एम्प्लॉइज़ की जो ना ज़रा लाइफ़ अफ़ेक्ट होती है। तो हम थोड़ा-सा बैलेंस करना चाहते। लेकिन वो इट लैंडेड इनटू आवर स्पेस और हमें फिर वो करना पड़ा। तो अब उसकी ऐप जो है 2 महीने पहले और अभी आप देखेंगे तो बहुत फ़र्क है। अगेन द लेवल ऑफ एक्सीलेंस विद व्हिच वी वर्क, उससे हमारा ऑफ कोर्स सऊदी में हमारा एक क्लाइंट है, तो उसको लीड एक पाकिस्तानी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ही सेड कि आई वोंट वर्क विद पाकिस्तान, वेरी अनफॉर्चुनेट। बट समहाउ हमारे एक डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, उनको किसी ने कहा कि आप इनसे एक दफ़ा बात कर लें। तो वो जो साहब थे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा आई जस्ट नीड ट्रांसपेरेंसी। तो वी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी टेक्नोलॉजी उनकी बिल्ड करके दी है। दे आर सुपर हैप्पी। जो बात हो रही थी कि काम जो है श्रीलंका या इंडिया से होने चाहिए, अब वही बात हो रही है कि पूरा वो कंपनी अपना बैक ऑफिस पाकिस्तान ला रही है। अगेन अ ह्यूज सक्सेस फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर वर्चुअसॉफ्ट ओनली, फॉर पाकिस्तान। इसी तरह हम वैली में हमें एक प्रोजेक्ट आया कि भई टास्क करने हैं छोटे-छोटे, उसके लिए हमें बंदा दें। अब हमारे जैसा सेटअप जिसमें लोग उस वक़्त हमारे पास 60 लोग थे, 50-60 लोग थे, तो उसमें से बेंच पे से निकालना, बेंच पे तो कोई नहीं होता ना, हम तो वैसे ही भाग रहे होते हैं, एक-एक बंदा 2-2 3-3 चीज़ें देख रहा होता है। जो बीच मिडलमैन थे उन्होंने हमें बोला, अगेन उन्होंने ट्रस्ट का प्रॉब्लम था। उन्होंने किसी को बोला, वो किसी हमारे पास ले आए कि भई अगर आपको कोई बंदा चाहिए तो इनसे बात कर लें। एंड आई वेरी ओपनली सेड कि हमारे पास कोई बंदा नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। एक इलास्टिक टीम का कॉन्सेप्ट है, हमने कहा कि भई उसमें मैं भी इन्वॉल्वड होऊँगा, ज़ाहिर है वैली का क्लाइंट है। फाइनेंशियल शायद बहुत अच्छे नहीं थे, बट ऑफ कोर्स रेपुटेशन का मामला था। वहाँ पे भी पाकिस्तानी था और वो कहाँ से काम कर रहे थे, यूरोप से काम कर रहे थे और वैली से काम कर रहे थे। तो टास्क बेस्ड काम शुरू हुआ, बड़े मसाइल हुए, मसले-मसाइल होते-होते 1-2 महीने बाद हमारे जो पीएम थे उन्होंने कहा शुएब प्रोजेक्ट तो नहीं आएगा। आई सेड प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा। ज़ाहिर है वी डिड ऑल द हार्ड वर्क, 10-10 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं, ईद के दिन काम कर रहे हैं, ईद के दूसरे दिन मीटिंग लिए। 2-3 महीने का वक़्फ़ा और 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी यहाँ की जो पूरी टीम थी उनको साइडलाइन कर दिया है, अब आप भी 4 लोग पूरा प्रोजेक्ट करेंगे। तो वो जो टास्क आए थे वो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो। तो अगेन दिस टेल्स अस कि यार हम कुछ मुख्तलिफ ऐसा करते हैं जिससे फिर ये मैग्नेट की तरह लोग हमसे जुड़ते हैं। एंड जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप वाक़ई किसी को दिल से किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो वो आपके साथ क्यों बुरा करेगा? तो दिस इज़ आवर फिलॉसफी एंड एहसान भी शायद यही मायने है एहसान का, कि ड्यूटी से बहुत ऊपर जाके जब आप काम करते हैं तो उसको एहसान कहते हैं। फिर उसका लेवल कोई नहीं, आप ऊपर जाते चले जाएँ। आपने बात की प्रोजेक्ट्स की, क्लाइंट्स की, रिटेंशन की। अब
मैं हायरिंग साइट पे आ जाता हूँ। जब आप हायर कर रहे होते हैं, तो वो कौन-सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि आप देखते हैं कि यार ये इसके अंदर होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट फिट बैठेगा? अच्छा, अब तो थोड़ा-सा हायरिंग क्राइटेरिया टफ हो गया है क्योंकि अब थोड़ा-सा हम थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। लेकिन शुरू में जब स्टार्ट किया तो आई नेवर टुक एनी इंटरव्यू। मैं बोलता था बच्चा दे एक चीज़ बस देखता था मैं उस वक़्त, एक चीज़ कि यार ये कितना कितना अच्छे एटीट्यूड का बच्चा या बच्ची है। यानी उसमें कितना अदब है कि यार वो किसी से बात करने आया है तो वो वैल्यू भी कर रहा है कि जिससे वो बात कर रहा है। कुछ ऐसे भी आए जो हमसे भी बड़े थे तो वो चले गए। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अदब कितना है और इसके साथ-साथ वो कितना भागेगा सीखने के लिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे अंदर ख़ासियत थी, आई वाज़ वेरी फियरलेस। मैं कभी नहीं डरा टेक्नोलॉजी से। तो मैं हमेशा कहता हूँ यार डरना नहीं है टेक्नोलॉजी से। और यही हम वर्चुअल में भी हम कहते हैं कि यार ये नहीं सोचो कि यार इस टेक्नोलॉजी से इसमें मूव करना है तो यार मसला हो जाएगा। नो, डरना ही नहीं है। तो ये बेखौफ़ी में देखता था कि ये खौफ़ज़दा तो नहीं है टेक्नोलॉजी से। ऑल्दो ज़्यादातर क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो चुका है कि खौफ़ज़दा हम ज़्यादा हैं। तो खौफ़ हो भी तो मैं एटीट्यूड एंड थर्स्ट फॉर लर्निंग, फिर हम उसको टेस्ट भी करते थे। हम कहते थे हम पैसे भी नहीं देंगे और वो आता था बेचारा 3-3 बसें बदल के। तो ऐसे लोग जो बाकी 3-3 बसें बदल के आते थे आज वो हमारे इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं और उनको प्रॉफ़िट्स हैं माशाल्लाह। बिल्कुल दे आर एज़ गुड एज़ माई सेल्फ। तो टेक्नोलॉजी का डिसीजन या मैं करूँ या वो करूँ बराबर है हमारे भाई के डायरेक्टर्स के लिए। तो दे आर नाउ एन्जॉयिंग द होल थिंग दैट एनी फाउंडर और सीईओ कुड एन्जॉय। तो हम इस तरह टेस्ट भी लेते थे तो कुछ जो है वो भाई साइडलाइन हो जाते थे। तो मेनली आज की तारीख में अगर मैं देखूँ तो अगेन एटीट्यूड, फर्स्ट थिंग एटीट्यूड कि यार कितना यू नो और वो चाहे कैसे ही होता है। सबसे पहले हम बोलते हैं यार पैसे नहीं मिलेंगे तो करोगे? तो वो जब कहता है ना तो हम कहते हैं भाई थैंक यू। तो एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इतना मुझे नहीं पता क्या रीज़न्स हैं कि हमारा कॉमन सेंस ही ख़त्म हो गया है। नीचे से लेकर बड़े तक बिल्कुल कॉमन सेंस ख़त्म होता जा रहा है। तो कॉमन सेंस ही नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उससे ऊपर की एक लेयर है। तो एक आध मिल जाता है हमें जो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा आज भी ऐसे सुपरस्टार्स मिलते हैं हमें कि हमें बहुत मज़ा आता है देख के ज़बर। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं मोस्टली जिसमें हमें थोड़ा-सा हमारी परवाज़ नीचे हो जाती है थोड़ी-सी। लेकिन बहरहाल ऑल होप्स अलाइव, एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉमन सेंस टू बी यानी और जनरल कर लूँ तो एटीट्यूड प्लस कॉमन सेंस फॉर एनी इंडस्ट्री नॉट फॉर सॉफ्टवेयर, एनी इंडस्ट्री यू विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा पिवट करूँगा हमारी डिस्कशन को। अब मैं थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी साइड पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा। एआई और साइबर सिक्योरिटी ये 2 डोमेन्स हैं, ठीक है? इसके अंदर पाकिस्तान को कमिंग ईयर्स में किसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट फेस करने को मिल सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? अब अगेन इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। पाकिस्तान से मुराद अगर मैं लूँ तो मेरी पॉपुलेशन को, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको या बड़े-बड़े इदारों को? आई मीन एआई इम्प्लीमेंटेशन और जितने भी ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, वो अवाम भी यूज़ कर रही है और गवर्नमेंट के इदारे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हमारा डेटा होता है। इसी तरह प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो सब ये टेक इकोसिस्टम में आ रहे हैं। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक कि यार ये टेक इकोसिस्टम में सब आ तो गए हैं, अब साइबर सिक्योरिटी और एआई के डोमेन में आगे इनको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा ताकि इनके मसाइल ना हो आगे? देखिए साइबर सिक्योरिटी तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पेन बन चुका है सारी दुनिया का और उसका रीज़न यही है कि कुछ लोग हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीवायरसेस हैं, डिफरेंट जो टूल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, वो कुछ ही कंट्रीज़ उसमें एक्सेल करती हैं। क्योंकि अगेन अटैकर जो होता है वो वन ऑफ द टॉप माइंड्स होता है, राइट? अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको उनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त माइंडसेट के साथ आना है और उससे ज़्यादा ज़बरदस्त स्किल्स के साथ आना है। तो फॉर एआई एंड फॉर साइबर सिक्योरिटी वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द रेस। रेस तो हम हार चुके हैं। आपका हर इदारा अंडर अटैक है, आपका सारा डेटा अवेलेबल है पब्लिकली।
तो दोनों डोमेन्स में बेतहाशा, और अब तो एआई की प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी एक अलग, इनफैक्ट अभी कल मैंने कहीं आर्टिकल या मुझे कहीं पे किसी ने शेयर किया हुआ था कि एआई जनरेटेड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं। पहले तो होता था ना कोई ह्यूमन थ्रेट क्रिएट करता, अब एआई जनरेटेड थ्रेट्स आ रहे हैं। नाउ यू टेल मी कि हमारे बड़े-बड़े कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने बड़े-बड़े टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, उनके पास बड़े-बड़े सर्टिफाइड लोग हैं, they somehow couldn't manage to होल्ड दोज अटैक्स। वो अटैक कर गए, आपका डेटा ले गए। तो अब ये जब एआई के बॉट्स आएंगे जो कि सोते ही नहीं है तो कहाँ खड़े हैं हम? अगेन इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। आप एआई सीखें, आप जबरदस्त आपका करियर बन जाएगा। आप साइबर सिक्योरिटी भी कहें, लेकिन एज स्टेट मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। मैं एज स्टेट सोचता हूँ, मैं एआई के इंस्टीट्यूट्स बना लूँ, ये कर लूँ, मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। मुझे शायद कुछ 180 डिग्री पे कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, तब मैं सॉल्व करवाऊंगा प्रॉब्लम। सो ऑन द फ्लिप साइड हमने जैसे भी ये डिस्कस किया, तो अपॉर्चुनिटी इसमें कोई आपको नज़र आती है कि यार ये इस वक्त सबसे देखिए, बड़ी। मैं आपको बताता हूँ ना कि एक बहुत ही बड़े साइबर सिक्योरिटी यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एक सीईसओ थे, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था। तो ही वाज ऑफ द व्यू कि अब दुनिया जो है ना, वो साइबर सिक्योरिटी को भी एक डिफरेंट एंगल से देख रही है, और उस पे अब क्लोज डोर्स टॉक्स भी हो रही हैं। लेकिन जो उनका पॉइंट था वो ये था कि साइबर सिक्योरिटी की कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए ना, यू नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो अपॉर्चुनिटी तो है, आई नो, बट वो फाइनेंशियल कैपिटल, वो ह्यूमन कैपिटल, यानी चलें ह्यूमन कैपिटल अच्छा है मेरे पास, फॉर एग्जांपल आई एम एबल टू कन्विंस बड़े 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं मना लेता हूँ कि यार मुझे ये चाहिए। लेकिन उनको थ्रू आउट द प्रोसेस जो मसाइल आएंगे, जो पैसा उन्हें तो लग रहा होगा कि लीक हो रहा है ना, क्योंकि बहुत R&D चाहिए, इट्स वे टू हार्ड। तो उस ह्यूमन कैपिटल के थ्रू मैं फाइनेंशियल कैपिटल ले भी आऊँगा, तो वो ह्यूमन कैपिटल मुझे परेशान करेगा, भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो मेंटल मैच्योरिटी कि यार इसमें 10 साल कांस्टेंट एफर्ट लगेगी, 5 साल, 3 साल व्हाटसोएवर, तो क्या वो सब्र करेगा मुझे फाइनेंसर मेरा? अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब होम ग्रोन सॉल्यूशंस की बात आई, तो मज़े की बात है, हमारे लोग भी कमाल है, कहते हैं व्हाई रीइन्वेंट द व्हील? सब कुछ तो बना है, उसको यूज़ करें। और मुझे होता था कमाल है। फिर वही लोग चाइना की और उसकी वीडियोज़ भेज रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कि चाइना ने ये बना दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना के पास तो हर टेक्नोलॉजी अपनी है। ग्लोरीफाई चाइना को कर रहे हैं, जो कि चलता ही रीइन्वेंट द व्हील पे। और अपना जब कोई बंदा कह रहा है कि कुछ बनाओ, तो कहते हैं कि व्हाई रीइन्वेंट द व्हील? ये किस किस्म की सोच है? मुझे समझ ही नहीं आती। इसमें डेप्थ ही नहीं है सोच में। तो अगेन अगर हम शुरू करेंगे, तो हमने कहा कि होम ग्रोन काम करें, ठीक है? लोगों ने कहा नहीं हो सकता। हमने कहा हमें पता है नहीं हो सकता, तो हम ओपन सोर्स को यूज़ करते हुए उसके ऊपर सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। राइट? इसका मतलब है कि हम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन वर्चुअसॉफ्ट ओपन सोर्स की कमिटर बन गई। ये एक डेटा साइंस नोटबुक है अपाचे ज़ैपलिन के नाम से, उसका मैं कमिटर हूँ। ओपन सोर्स में मैं रिकॉग्नाइज़ हूँ सारी दुनिया में, 298 थे उस ज़माने में कमिटर्स, अब मैं तो देखा नहीं उसके बाद। उनमें मेरा भी नाम है, मेरा भी एक कमिट गया हुआ है। तो आई एम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड गाय इंटरनेशनली। जो बात तो बहुत ही दकियानूसी करता है, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड भी है भाई। तो सारे ऐसे कर लें ये प्रॉब्लम लोकल सॉल्व करेंगे, लेकिन दुनिया को बताएंगे कि हम तुम्हारे बराबर से कम नहीं हैं, हम तुम्हारे बराबर हैं। वो बग पड़ा हुआ था पता नहीं कितने सालों से, नोबडी डेयर टू टच इट इवन, वी फिक्स्ड इट। हम क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे वो बग आ गया। हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, वहाँ बग आ गया। अब क्या करें? तो मरता क्या ना करता है, वो फिक्स किया राइट? तो यू सी अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन चैनल करें कि हमें ना एआई और साइबर सिक्योरिटी से आगे नहीं जाना, हमने पीछे से एआई एंड साइबर सिक्योरिटी तक आना है। तो लेट फ्यू पीपल डिसाइड आर एआई इन साइबर सिक्योरिटी फेट, एंड एज यंगस्टर्स, एज पॉपुलेशन, वर्क हार्ड ऑन डिफाइनिंग सॉल्यूशंस। इट कैन बी स्मॉल साइबर सिक्योरिटी स्टफ एज वेल। डोंट रश कि यार अब एआई है तो बस एआई, सारी दुनिया एआई, वो मैं स्कर्दू में किसी वैली में गया, तो वहाँ पे जो बच्ची है, उसके वालिद साहब मिनरल्स का वो निकालते हैं, वो मिनरल्स माइनिंग करते हैं, उसको भी यही करना था। अरे मैंने कहा भाई, ये लोग वो उगाते हैं खुबानी-शुबानी, तो मैं कहा खुबानी कौन उगाएगा? ये एक्सपोर्ट कैसे होगी खुबानी? क्योंकि उसमें तो ज़ाहिर है मार्जिन्स कम है।
तो ऐसे वन साइडेड वर्ल्ड पे नहीं बन सकते ना हम लोग। अपॉर्चुनिटी इज़ देयर तो लोग कुछ कर भी रहे हैं। हमें एज़ इंडिविजुअल्स अपने बेसिक्स पे काम करना है, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी पास आउट हैं, जो शायद ये देखेंगे पॉडकास्ट। कॉमन सेंस पे काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करें, एंड इट विल टेक यू टू एआई और साइबर सिक्योरिटी एनीवे। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपके बारे में और जाननी थी, जो कि एक पर्सनैलिटी का एक दूसरा रुख भी है कि आप फ़िलैंथ्रोपी भी बहुत करते हैं और उस पे भी एक फ़र्म बिलीव रखते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं वर्चसॉफ्ट के अंदर भी, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया। तो एक चीज़ जो आपने मुझे बैकस्टेज बताई थी, कि आप एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या कॉन्सेप्ट है और वो आप क्यों करते हैं? अच्छा, मज़े की बात है, मेरा जो नेक्स्ट लाइफ़ प्रोजेक्ट है वो शायद वो हो जाए, मेबी कुछ अरसे में मैं शायद वर्चुसॉफ्ट का डायरेक्टर रहूँ, सीईओ ख़त्म कर दूँ। सोच रहा हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी कर ली, लोगों को समझा दिया, ये कर लिया, एक सिस्टम कम्युनिटी बिल्ड कर ली। लेकिन हमारे पास एक इदारा है, उसमें हम वो नोमैड्स की तालीम का काम करते हैं, जो झुग्गियों में लोग रहते हैं ना, ट्रेन स्टेशंस के पटरियों पे, और ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब है पाकिस्तान के, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ज़ाहिर है, ये हमारी तरह तो सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो इनकी तो आबादी भी होती है, और दे आर ग्रोइंग। तो 2014 से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था, आज तक वो कर रहे हैं। तो हम उनकी तालीम का काम करते हैं, सिर्फ तालीम का नहीं। इनफैक्ट कुछ उनके लोग हम अभी वर्चुसॉफ्ट में एनरोल करने वाले हैं, जिनको हम थोड़ी सी ये सॉफ्टवेयर साइड से कहा के, क्योंकि वो मेहनती बहुत होता है, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इज़ अमेजिंग, उनका कॉन्फिडेंस इज़ अमेजिंग, अनमैचेबल हमारे सॉफ्टवेयर पे बैठने वालों से बहुत ज़्यादा। तो वो 2 करोड़ हैं, हमें लगता है कि वो, और बहुत सारे मसाइल उनकी वजह से हैं माशरे में, क्योंकि ज़ाहिर है वो भीख मांगते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं, यू नेम इट, वो सब वहाँ होता है। तो अगर वो मल्टीप्लाई होता रहेगा तो आज मेरे घर के पीछे एक गोट लगता है, उसके साथ में ये लोग रहते हैं। तो ये अब मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनते जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। सो मेरा बच्चा जिस गली में खेलने आता है, अगर वो खेलने आएगा और खुदा ना ख़ास्ता वो कोई किसी गलत आदत में है, तो मेरा बच्चा एट रिस्क है ना, तो रिस्क्स तो मिटिगेट करते हैं हम लोग। ख़ैर ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ये है कि बहरहाल इनको कौमी धारे में लाया जाए, इनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनको भी फ़ौज में जाएँ, ये डॉक्टर्स बनें, ये इंजीनियर्स बनें, ये मस्जिद के इमाम बनें, एंड ये एग्रीकल्चर पे काम करें, एग्रीकल्चर में काम करके उसको, क्योंकि मेहनत तलब काम है एग्रीकल्चर, वो मेहनती लोग ही कर सकते हैं। तो हम उसमें काम कर रहे हैं। ऑफ लेट बोर्ड ने मुझे वहाँ का सीईओ बना दिया, प्रो बोनो आई एम सर्विंग एज़ सीईओ। अभी मैं लाहौर गया भी था 2 दिन पहले। बट मुझे लगता है कि अब मैं उसको प्रो बोनो ही सही, लेकिन फुल टाइम लूँगा एज़ माय लाइफ प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा ह्यूमन बनाना है, उसमें टेक्नोलॉजी कम है। तो टेक्नोलॉजी बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑटो पे जब आ जाएगी, और बहुत हद तक आ गई है, जब और आ जाएगी तो दैट विल बी माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, व्हिच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है। हम रशिया में, टर्की में हमें तैयब उर्दुगान के भी कॉन्फ्रेंस, उसमें हमें बुलाया गया था। तो एक मौका है सारी दुनिया में अपना विज़न ले जाने का, और तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड ऑफ कोर्स। आई विल ऑलवेज़ बी अवेलेबल फॉर वर्चुअसॉफ्ट सेल्स एंड रिकंसिलिएशंस, बट मुझे लगता है मैं चेंज करूँगा। फाइनल नहीं है, लेकिन येस आई एम इन्वॉल्व्ड, एंड आई, देखिए मैंने जैसे बताया कि अगर कोई मुझे उगाने वाले का नहीं पता होगा ना, और मैं उसकी केयर नहीं करूँगा, तो एक दिन मेरा भूखा बच्चा मर जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमेशा कहता हूँ कि हम सब अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। कोई 2 लोग सबके बच्चों के लिए मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे कवर्ड हो जाएँगे ना। तो पहला मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबके बच्चों की फ़िक्र करेंगे। जब सबके बच्चे कवर हो गए तो मेरे बच्चे ऑलरेडी कवर्ड हैं। दिस इज़ कलेक्टिव एक्सीलेंस। और वो जो मेरे बच्चे के चक्कर में है, वो हमारे सामने है सिस्टम, राइट? सो कमिंग बैक अगेन, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना हो कि परवाज़ इज़ पार्ट ऑफ वर्चसॉफ्ट बीइंग अ टेक कंपनी। वर्चसॉफ्ट ने क्या ऐसा सोचा कि यार हमें एक प्लेटफ़ॉर्म इस तरह का बनाना चाहिए, जिससे ऑनेस्ट ओपिनियंस जाएँ, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ जाएँ, एंटरप्रेन्योर्स, चेंज मेकर्स को सुना जाए। तो वो आपकी फ़िलॉसफ़ी है खल्क, एहसान और परवाज़, जो कि इकबाल की शायरी से बड़ा इंस्पायर है। तो मैं उसके ऊपर भी आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि उस पे अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें उस फ़िलॉसफ़ी पे कि परवाज़ को हमने क्यों शुरू किया और इसका मकसद हम क्या देखते हैं? अच्छा, पहले तो ये पॉडकास्ट नेपोटिज़्म का शिकार हो गया। वर्चुअसॉफ्ट के सीईओ का आपने वर्चुअसॉफ्ट के पॉडकास्ट में, खैर जस्ट किडिंग।
जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ इज़ a system developed again by Virtuosoft and of course all the directors and all the partners. देखें वर्चुअसॉफ्ट एज़ अ सिस्टम जैसे मैंने बताया हम देख रहे थे डीप इन माय हार्ट आई वाज़ थिंकिंग ये चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। इनफैक्ट 2 ऑफ माय अदर डायरेक्टर्स उसमें से एक तो ये कहते थे कि ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। आज ही इज़ माय पार्टनर, माय डायरेक्टर, एवरीथिंग रनिंग वर्चुअसॉफ्ट के पीछे आज जो भी हो रहा है वो वही है। तो अगर वो मान गए तो सबसे बड़ा क्रिटिक अगर हमारा मान गया तो मेरा ख़्याल चल जाएगा, सिस्टम इज़ वैलिडेटेड। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि एक तो इस सिस्टम को इम्पोज़ करवाना है। इन अ सेंस कि हमने बार-बार ये बात दोहरानी है कि ये कैसे बिल्ड हुआ, इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, कैसे हमने एक-दूसरे को साथ अपलिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट है। तो प्राइमरीली तो ये आइडिया था। इसमें हम करेंगे क्या-क्या? जो मेरे ज़हन में आइडियाज़ हैं वो यही हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जितने भी रिसोर्सेज़ हैं वो यूजुअली इंजीनियर्स होते हैं और इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो किसी से बात नहीं करना पसंद करते, वो कंप्यूटर से बात करना जानते हैं। और ये चैलेंज जब हमारे यूएस से और आगे से आपने भी सुना होगा डिफरेंट इवेंट्स में लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स हमारे लोगों के बहुत कम है। तो हमें ये लगता है कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म होगा जहाँ पे ना कोई भी 2 लोग आके बैठेंगे और अपनी बात करेंगे। वर्चुअसॉफ्ट के बारे में, अपने बारे में, अपना कोई प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया वो बताएँगे। तो दिस वे बहुत ही भोंडा होगा शुरू में लेकिन वो शायद सीख जाएँगे कि बात कैसे करनी है। हमने भी तो सीखी ना, हमने भी लड़-भिड़ के सीख गए हम लोग, हम भी इंजीनियर ही थे, हम भी कंप्यूटर के सामने बैठने वाले थे। तो फिर अगर उन्हें कोई लगता है कोई चीज़ चेंज होनी चाहिए तो हम वो यानी ओपनली, ट्रांसपेरेंटली हर बात सीईओ से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड हम चाहेंगे वो यहाँ करें। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं कि जो वर्चुअल सॉफ्ट की है वो थ्रू इट्स पीपल बाहर जाए। तो हमारे लोग आएँगे, एक-दूसरे को इंटरव्यूज़ करेंगे क्योंकि कोई कहेगा सीईओ का इंटरव्यू करना है वो करिए, बिल्कुल ज़बरदस्त। वो जो सवाल करना है करे। इसके साथ-साथ क्या होगा कि ये चीज़ यानी जब ये चीज़ बाहर निकलेगी, तो हो सकता है कुछ और भी कंपनीज़ हों, वो भी ये शुरू कर दें कि यार हम पॉडकास्ट बाहर के लोगों को बुलाया करते हैं, अपने लोगों से आपस में पॉडकास्ट कर लें, यानी आपस में बातचीत करें, नेचुरल गुफ्तगू हो। उससे क्या होगा कि हमारे मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक थॉट है कि शायद हमारी ना लीडरशिप जो बिल्कुल लीडरशिप तो बहुत दूर की बात, हम तो इतनी डिमोरलाइज़्ड अनफॉर्च्यूनेटली कॉम हो चुके हैं कि हम बाहर निकलते हैं, सड़क पे एक पत्थर बड़ा-सा रखा होता है, हम उसको भी साइड में करते हैं नहीं करते कि यार इससे क्या हो जाएगा? भई आप साइड में कर दें, कोई गाड़ी मोड़ने वाले को आसानी से हम इतने डीमोटिवेटेड और डिमोरलाइज़ हो चुके हैं अनफॉर्च्यूनेटली। तो जब वो ये काम करेंगे, बात करेंगे जब देखिए बात करने के लिए ना आपको थॉट आपने सवाल बनाए होंगे, बड़ी आपने सोच के सवाल बनाए ना, राइट? आपको बोलना था तो उसके पहले आपको सोचना पड़ा। तो इससे आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। तो ये जो हम बोल बात कर रहे हैं इससे हमें कोडिंग में भी फ़ायदा होगा, ये उनको पता लगेगा। तो अगर ये चीज़ भी अडॉप्ट हो गई अक्रॉस द इंडस्ट्री तो वी विल हैव मोर लीडर्स, मोर क्रिएटिव पीपल, मोर क्रिटिकल थिंकर्स जो अगेन हमें हर लेवल्स पे गवर्नमेंट्स में नेबरहुड में, फैमिलीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत हेल्प कर सकता है। हमारी नीयत ये है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा ऑफ कोर्स कि वर्चुअसॉफ्ट की जर्नीज़ हैं वो हम यहाँ पे बार-बार बताते रहेंगे। क्या हुआ जो वर्चुअसॉफ्ट के पहले दिन के एम्प्लॉइज़ आज तक हैं उनको हम लेके आएँगे सामने कि वो क्या हुआ ताकि एक रिकॉग्निशन भी हो और ऑफ कोर्स अगेन वो भी हमारे मोहसिन हैं, अगर वो ना होते तो शायद वर्चुअसॉफ्ट ना होती। ये हम अगेन बार-बार कहते हैं। एंड थिर्डली ऑफ कोर्स जो आइडिया है हमारा इस पूरे उससे कि वो जो 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 लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनको भी लाएँगे, उनसे भी बात सुनेंगे कि और वो इंग्रीडिएंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए पॉडकास्ट तो बहुत सारे होते हैं ना, तो एक में इंग्रीडिएंट कुछ और होता है, दूसरे में कुछ और चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कन्वर्ट्स करें, जब हम भी गेस्ट से बात करेंगे तो हम ऐसे उसका मगज़ ऐसे निकालें कि इंग्रीडिएंट सेम ही जाए जो मैं बच्चा सुनना चाह रहा है, ताकि वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो कि यार एक तो कह रहा है कि मैं बिटकॉइन में डाले तो अमीर हो मतलब सक्सेसफुल हो गया, एक कह रहा है कि रेज़िलियंस और एक कह रहा है कुछ तो इसको भी हमें थोड़ा-सा कंटेंट को और थॉट्स को ऐसा कन्वर्ट्स करना है कि समझने वाले के लिए आसानी हो और वो एक पाथ ले सके। अच्छा, आपने कन्फ्यूजन की बात की, मैं इसी से एक सवाल पूछना चाहूँगा इसी से रिलेटेड कि हमारी जो आजकल के जेन ज़ीज़ हैं स्पेशली, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट डायरेक्शन उनको क्या चूज़ करना चाहिए।
in terms of their career, in terms of their social well-being, each and everything. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिससे उनकी डायरेक्शन बेहतर हो सके? देखें, कन्फ्यूजन जो होती है ना, अ, वो हमेशा होती है जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। मैं हमेशा सेशन में जाके बोलता हूँ कि भाई मैं आपको रेस में यहाँ खड़ा करूँ और सामने एक टारगेट रख दूँ और बोलूँ सबने उधर पहुँचना है। तो सब किसको देख रहे होंगे? एक टारगेट को देख रहा हूँ। मैं वहाँ 5 टारगेट्स रख दूँ और मैं बोलूँ सब पे पहुँचना है, तो अब कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि यार अब मैं इधर से शुरू करूँ, उधर जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? और आज के दौर में इतना इतना कंटेंट अवेलेबल है कि मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसको मैं कहता हूँ, वो इतना हो गया है कि वहाँ से ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, एक तो पहले ही हमें कुछ नहीं पता। हम 9th कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी आ जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि यार हम सीएस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सीएस? बस ये इसका स्कोप है। अरे भई, इसका क्या मतलब हुआ? भई स्कोप के साथ क्या मैं अलाइन करता हूँ? नहीं करता, फिर भी मैं सीएस करूँगा। तो ये तो ना लाइल्मी हुई ना कि ये क्यों कर रहा हूँ फिर मैं? तो ऑन टॉप ऑफ इट फिर ये कंटेंट मैं कंज्यूम किए जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेटा हूँ और कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। एनर्जीज़ की मिसमैच है कि दिमाग तो मुसलसल आँखें और दिमाग तो मुसलसल स्ट्रेस ले रही है, कुछ हिल नहीं रहा और बस मैं सिर्फ़ सोच रहा हूँ। एट द एंड आई विल बी कन्फ्यूज़्ड ऑफ कोर्स। तो मुझे ये लगता है बहुत आसान सॉल्यूशन है फॉर द यूथ कि कम से कम अपने ये जो कंटेंट को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 2016 में तो शुरू हुआ था, 2017 जनवरी में, कि बंद कर दें सोशल मीडिया। चलिए वहाँ से पथराव हो जाएगा मेरे पे, तो मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि यार उसको फ़िल्टर कर दें। एक कोई रहबर होना चाहिए आपका, एक इंसान होना चाहिए वो, आपकी डोमेन का, उसको आपने सुनना है, बस। और उसको आपने पहले देखना है कि यार वो काबिल कितना है, क्या अचीव किया है, किस तरह अचीव किया है। ऐसे तो नहीं है कि भई फैमिली बिज़नेस में आके बैठ गया और बातें कर रहा है आके, ऐसा तो नहीं है। तो खुद उसने क्या बिल्ड किया, राइट? तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें, तहकीक करें, थोड़ी मेहनत करें और उसको फिर फ़ॉलो करते चले जाएँ। और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से भी होती है। तो मेरा आजकल आई डोंट नो बहुत पेट जुमला हो गया कि भाई खुश रहना सीखें, खुश रहें। जैसे मैंने शुरू किया था ना बात कि 9th में बस मुझे लगा बस कोड कर रहा हूँ, आउटपुट आ रहा है, ज़बरदस्त, ये मेरी ज़िंदगी है। बस यही थॉट था। कोई लंबा नहीं सोचा कि नासा में क्या हो रहा है और वो जर्मनी में क्या हो रहा है और बर्तानिया में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं सोचा। कितनी तनख्वाह होगी, क्या होगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं सोचा। यानी कि दुबई से जब इतनी बड़ी जॉब छोड़कर आ रहे थे, तो किसी एक बिज़नेस लीडर ने मुझसे पूछा किसी बैंक में कि यार एक जुमले में बताओ क्या करते हो? तो मैंने कहा मेहनत करते हैं। हँसने लगे वो। हमें तो नहीं आता था वो एक जुमला बोलना, भई हम तो सेल्समैन थे ही नहीं कभी, राइट? तो भाई एन्जॉय करें, जितने भी आप बच्चे हैं वो एन्जॉय करें, अदब करें और कंटेंट को फ़िल्टर कर लें। यकीन करें आप, यानी फ़ायदा ना हो, क्या कहते हैं वो? फ़ायदा ना हो तो पैसे वापस। वापस। ओके। सो अच्छा, मेरा एक एआई से रिलेटेड एक और सवाल है कि लेट्स अज्यूम कि अगर एआई हर चीज़ को टेक ओवर कर लेती है एक दिन, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, सो व्हाट्स दैट वन जॉब जो आप स्टिल मैन्युअली करना पसंद करेंगे या करेंगे खुद से? मैं ऑफ़ कोर्स आई विल सी समवन इन प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके। इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँ। डू यू थिंक दिस एआई कैन नॉट डू दिस थिंग? मुझे नहीं पता एआई कितना इवॉल्व कर जाएगी, ऐसा कौन-सा बॉट आ जाएगा जो देखेगा जी, या उससे कोई बूढ़ा बोलेगा कि यार ये मेरी थैली आगे पहुँचा दो, वो कर लेगा, अगर कर रहा है तो ज़बरदस्त, फिर मैं देखूँगा, एन्जॉय करूँगा। अच्छा, वो कौन सी ऐसी मिथ मिथ है सीईओ और एंटरप्रेन्योर्स उस पे बिलीव करना बंद कर दें? कोई ऐसी मिथ जो आपके ख्याल में, जो एक बात शेयर्ड बिलीफ है जो आप समझते हैं कि यार ये नहीं है ऐसा? मुझे लगता है ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स में ना उठा बैठा, ना मैंने इनको पढ़ा, ना मैंने अपने लिए कुछ पढ़ा। तो मैं, लेकिन हाँ, जो मेरे अराउंड में कुछ जो, क्योंकि मैं एक ऐसे इंक्यूबेशन में बैठा था जहाँ मुझे उनमें बहुत जल्दी लगी। और हर वक़्त स्केल एक वर्ड है, स्केल स्केल की बात करते हैं वो, कि भई 2-3 वर्ड्स हैं, एक लीन है और एक स्केल है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिथ है ना कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ले लूँगा और ये मेरा आइडिया है एंड इट विल वर्क आउट, इट्स नॉट लाइक दिस। तो
और जिस स्पीड से हम करना चाहते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक आध कोई केस किसी के अम्मा अब्बू से बहुत खुश हों तो हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट द केस फॉर मी। अगेन क्योंकि मेरा तो आइडिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइड पे है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सब्र दरकार है। लेकिन पेस से कुछ नहीं होता। नेचुरल चीज़ जब ग्रो करती है ना, वो हमेशा पायदार होती है। छोटी चीज़ यानी जो आर्टिफिशियली आप ग्रो करवाएंगे वो या तो बीमारी बन जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि जर्नी टाइम टेकिंग होती है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आप उससे नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है और हर चीज़ टेकिंग होती है वहाँ। थैंक यू सो मच शुएब, हमें बहुत अच्छा लगा आपने आज हमें टाइम दिया, और मैं रियली होप करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप हमें इस तरह टाइम देंगे, और आपकी बातें बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए इंस्पायरिंग भी होगी, और उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस भी होगी अगर वो इसको देखेंगे, उससे सीखेंगे। सो रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत शुक्रिया वासिफ़, आपने बुलाया और मेरा नैरेटिव लिया। ऑल्दो वो ज़रा पानी से उल्टा चलता है, लेकिन बस ऐसे ही चल रहे हैं भई, हम तो ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस इजाज़त दे तो आप द दोबारा बुलाइएगा, डेफ़िनिटली इट विल बी अ प्लेज़र टू कम अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।